जी डॉक्टर साहब, मामला क्या था और अभी तक इसके जो डिटेल्स है वो शेयर क्यों नहीं किए जा रहे हैं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से आगे मीडिया वगैरह में बात है, उसके ऊपर क्या बात की जाए आगे। ये बाहर से बाहर ही मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और उसके नतीजे में उस दिन ये खबर थी मेरे पास। लेकिन और मैंने इसलिए कहा था कि बरादर मुल्क कहा, लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इस्लामी या गैर इस्लामी की बहस में हमें नहीं जाना चाहिए। तो गालिबन 5 आइज़ में से एक मुल्क की तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने फिर उसके ऊपर रिएक्शन दिया। मीडिया में आ गई ये बात, तो इसको डिस्कस नहीं करते। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, देखें आज एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से दोबारा फवाद चौधरी साहब ने बात की है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में बात की है, और ये जो अगला एक हफ्ता है इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से लेता है इस चीज़ को, वापस जाता है वो मशीन्स की तरफ या नहीं जाता, या क्या नोटिस वगैरह पे सीरियस होते हैं वो, इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा सीरियस स्टेप लेता है या मुतमईन हो जाता है जवाबात से। तो ये सारे, फिर बलूचिस्तान के अंदर क्या सियासी मामला हो रहे हैं। एक बात मैं चूँकि कह चुका हूँ तो मैं अपने उस कंसिडर्ड ओपिनियन पे मौजूद हूँ कि पाकिस्तान में आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो भी कुछ होने जा रहा है वो खित्ते के वाक़यात तय करेंगे। ठीक है, तो खित्ते के वाक़यात में उसका जो असर और इम्पैक्ट होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब खित्ते के वाक़यात जब मैं कहता हूँ तो उसमें सिक्योरिटी भी है, उसमें सफारती मामलात भी हैं, उसमें जो है वो आपके अमूर ख़ारिजा भी हैं, उसमें मईशत भी है, ये पूरा खित्ता है। और खित्ते के, ठीक है, तो खित्ते के हालात और वाक़यात फिर पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ होना है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेंगे। और इसमें अब अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की वहाँ पर ताजिक सदर के साथ उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं वापस जाके तालिबान से गुफ्तगू करूँगा और आप यहाँ पे ताजिक जो रहनुमा उनसे बात करें, तो मैं जाके तालिबान से बात करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि वो जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया या बाकी खित्ता भी जो है वो चाहता है कि उस तरह, तो क्या तालिबान, अब देखना ये है कि क्या तालिबान जो है, इमरान खान साहब जो बात वहाँ कह कर रहे हैं उसको, वो तालिबान से किस तरह कम्युनिकेशन होती है और तालिबान का जवाब क्या आता है, वो इस हफ्ते क्लैरिटी हो जाएगी और उसके बाद फिर हम बात आगे करेंगे। सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो 3 रोज़ा दौरे पे इंडिया में हैं। हमारा बरादर मुल्क है सऊदी अरेबिया, और ये उनका पाकिस्तान भी वो दरमियान में आए हैं बहुत दफ़ा, इस वक्त इंडिया में। और दूसरी मैं आपको बात ये बताऊं कि आज अब से कुछ देर पहले रजब तैयब उर्दगन जो है वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। रजब तैयब उर्दगन जो हैं चंद उन रहनुमाओं में से एक हैं जो खुद न्यूयॉर्क जा रहे हैं जनरल असम्बली के सेशन में खिताब करने के लिए, और वहाँ पर वो उस वक्त जा रहे हैं जब 3-4 मामलात के ऊपर वहाँ पे वो न्यूयॉर्क तक रहेंगे। अभी उनकी वाशिंगटन की कोई मुलाकातें मेरे सामने नहीं है। टर्किश हाउस है एक न्यूयॉर्क में जो नया बना है, उसका वो दौरा करेंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो फिर उनकी किताब एक भी आई है रजब तैयब उर्दगन की, वो किताब अपनी मुख्तलिफ रहनुमाओं को पेश करेंगे। और सबसे एक अहम मुलाकात जो है उनकी अभी तक जो जिसका शेड्यूल पता चला है वो ये है कि यूनान के साथ, क्योंकि तनाज़ात चल रहे हैं, तो यूनान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ वहाँ पे उनकी मुलाकात है। लेकिन नज़रें जो हैं वो दुनिया की न्यूयॉर्क में तकारीर, चाइना से वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहे, उनका भी जो है रिकॉर्डेड मैसेज है, और पाकिस्तान से भी नहीं जा रहे, और दुनिया के अक्सर ममालिक के सरबराह नहीं जा रहे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूयॉर्क के इजलास से ज़्यादा दुनिया की नज़रें जो हैं वो वाशिंगटन में होने वाले उस इजलास पर लगी होंगी जहाँ पे मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रीमियर। और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ये बताऊँ कि एक ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर एक हमारी तारीख का बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। मैं अभी इसका जिक्र करके फौरन आ जाता हूँ ये ताज़ा सूरत हाल पे। और बड़ा, अगर आप सोचें कि कोई दुनिया में अगर किसी शख्स का नाम किसी अजब अंदाज में लिखा जाएगा तो वो रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम लिखा जाएगा। ये रॉबर्ट ओपनहाइमर जो हैं ये एक फिज़िक्स के प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो इनको
प्रोजेक्ट मैनहट्टन का इंचार्ज बना दिया गया, एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक रिसर्च प्रोजेक्ट, और $2 बिलियन इनको दे दिए गए। और ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया तो उसमें ये 39 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर बंद हो गया 1913 में। 40 से इन्होंने स्टार्ट किया, 45 तक जाके ये 44-45 तक जाके प्रोजेक्ट मैनहट्टन जो है वो कंप्लीट हुआ। ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन जो है, ये वो प्रोजेक्ट मैनहट्टन है जिसके नतीजे में दुनिया में न्यूक्लियर वेपन ईजाद हुए। अच्छा। और जब इन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन कंप्लीट कर लिया तो इन्होंने कहा कि मैंने दो तरह से यूरेनियम को भी और प्लूटोनियम को भी, दो तरीके से, कोई 1,30,000 इनके साथ लोग थे, दो खामोशी से मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में काम हो रहा था, और इंग्लैंड ऑन बोर्ड था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंग्लैंड ऑन बोर्ड था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कोई प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुए थे ना, ट्यूबोलाई के नाम से, तो वो उन्होंने बंद करके फिर इसके साथ मर्ज कर दिया था। इन्होंने कहा कि मैंने तैयारी कर ली है, और तैयारी इन्होंने की तो उसके बाद उसके नतीजे में वो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे। तो ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन, यानी इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहा जाता है। ठीक है, सही, ठीक। अच्छा, अब इनका जिक्र इस तरह से आया कि इन्होंने एक दफ़ा जो है वो जब ये बॉम्ब्स गिर गए तो इन्होंने बॉम्ब्स गिरने के बाद जो है इन्होंने जो बहुत मुकद्दस किताब है भगवत गीता, उसका एक मकालमा इन्होंने वहाँ पे कोट किया, दोहराया, और वो जो है वो विष्णु ने वो बात की अर्जुन से, और वो बात उसने जो की, विष्णु ने जो बात की उन्होंने, वो इस तरह से है कि नाउ आई एम बिकम डेथ, अब मैं मौत बन चुका हूं, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया की तबाही बन चुका हूं मैं। कोटिंग द भगवत गीता आफ्टर विटनेसिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे ही पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ये भगवत गीता का ये एक मकालमा, ये मकालमा उस वक्त है जब वो अर्जुन को गालिबन कह रहे हैं कि तुम एक ऐसी फौज से लड़ने जा रहे हो जिस फौज के अंदर तुम्हारे दोस्त भी हैं, तुम्हारे जानने वाले भी हैं, लेकिन तुम्हें लड़ना है। गालिबन ये इससे तासुर लिया जाता है। यानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जो कहना था वो ये कहना था कि ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में बहुत से लोग दुनिया में हंसेंगे, जो ये हिरोशिमा में और नागासाकी में हो रहा है, और बहुत से लोग इसके नतीजे में दुनिया में रोएंगे, लेकिन आई एम द डेथ। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ हुआ दुनिया में, वो दुनिया जो है फिर वो आई एम द डेथ के पीछे दुनिया ने दौड़ लगाई। बनी नौ इंसान, जो इंसान है वो दौड़ने लगा मौत के पीछे, इंसानियत को ख़त्म करने के पीछे दौड़ लग गई। और दुनिया में ये कि न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास होते हैं और किसके पास नहीं होते, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों ने फिर न्यूक्लियर वेपन, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले न्यूक्लियर वेपन के धमाके के वक्त उसने ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। अच्छा, अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इस खेल में आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें एक और मुल्क शामिल हो गया और जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसलिए शामिल हो गया कि वहाँ पर भी जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो बनेंगी, और उसके बाद जाहिर है कि अगर उन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स लग गए अमेरिका के तो फिर उसके बाद वो भी न्यूक्लियर, जब जाहिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा काबिल इत्तेमाद जो है वो अमेरिका उसको समझता है इस वक्त। और मैंने आज का मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ, कल मैंने वो बात की थी कि जो सैमुअल हंटिंगटन ने बात की थी कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं दुनिया में, और ये मैंने यूं ही आज का संडे टेलीग्राफ देखा बरतानिया का, तो उसमें एक जो हमारी छठी स्लाइड है, फ्रांस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर टू इंग्लिश स्पीकिंग डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक उसमें ऑपेड छपा हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग डिफेंडर्स जो हैं उनके लिए फ्रांस रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो
फ्रेंच बोलता है। अब उस थ्योरी के मुताबिक तो फ्रांस को होना चाहिए वेस्टर्न इसमें, लेकिन वहां पर चूंकि उसने जबानों की बात भी की है, ठीक है, तो ये घूमता रहेगा ये जो है ना आइडिया। जैसे ये 5 आइज वाली 1 साल पहले बात हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अब लोग डिस्कस कर रहे हैं कल से कि 5 आइज क्या है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो बातें इस प्रोग्राम में कहूँ कहीं ना कहीं रेलेवेंस उनकी जरूर हो और रहे, ठीक है।